नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम आयोग ने कराए हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को हम अध्ययन व रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर यह कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जिनका वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है लेकिन वाक्यों के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 दिया है इसमें निर्विभक्त, ऑप्शन बी दिया है यौगिक, ऑप्शन सी दिया है आपका मौलिक और ऑप्शन डी दिया है आपका निपात। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अर्थात जिन शब्दों का वाक्यों का प्रयोग, जिन शब्दों का वाक्यों के श्रव्य भाव वार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वाक्य के वे अंग नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? निपात। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया आपका मूल्यवान, ऑप्शन बी दिया आपका क्लिष्ट, ऑप्शन सी दिया आपका ब्रह्म, ऑप्शन डी दिया आपका पृथक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो पृथक है वो वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ठीक है, तो एक वचन में सदा होता है। ऑप्शन ए दिया आपका कक्षा, ऑप्शन बी दिया आपका आंसू, ऑप्शन डी दिया आपका प्राण और ऑप्शन डी दिया आपका प्रत्येक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो प्रत्येक शब्द है वो आपका हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर दिया है और ये कह रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 8, डी 3। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 2 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और ऑप्शन डी दिया है आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक उपव्यय से जुड़ा होता है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो आपका कैसा कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, उच्छित व्यंजन या अनुसारिक व्यंजन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन।
ठीक है, यानी कि दूसरा चौथा जो होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है, और जो आपका एक पहला और तीसरा जो होता है वो आपका अल्प प्राण कहलाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ये आपका होगा महाप्राण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर दिया है और उसमें कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से जो संबल ध्वनि है वह कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन ए दिया आपका संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी दिया आपका युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी दिया आपका संयुक्त ध्वनि और ऑप्शन डी दिया है आपका धात्वी ध्वनि। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, संपृक्त ध्वनि इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि जो विपत्ति प्लस जाल इज इक्वल टू विप जाल में कौन सी संधि है? तो इसमें आपको संधि बताना। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि और ऑप्शन डी गुण संधि। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी व्यंजन संधि इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर दिया है और उसमें कह रहा है दुर प्लस आत्मा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी दुरा, ऑप्शन सी दुर, ऑप्शन डी दिया आपका दुष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी दुर। इसमें दुर जो है आपका इसमें उपसर्ग है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर दिया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सी है? ऑप्शन ए इस पर बारिश से मुक्त ओले पड़े हैं, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो इसमें इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं। तो जो बहुत है ठीक है, इसमें जो बहुत ओले पड़े हैं ये आपका परिणाम वाचक है। लड़की सुंदर है गुणवाचक, मैदान हरा भरा है ये भी गुणवाचक है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो ये भी गुणवाचक है, क्योंकि खिलाड़ी कैसे हैं? अच्छे हैं, मैदान कैसा है? हरा भरा है, लड़की कैसी है? सुंदर है। तो ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है अर्थात गुणवाचक, जबकि इसमें बहुत ओले पड़े हैं ये परिणामवाचक है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन 30 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर दिया है आपका। इसमें क्या है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो आपको सर्वनाम बताना है। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, मतलब कि ये एक पुरुष जाति को संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें इसका सही आंसर होगा पुरुषवाचक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें क्या है? नालिनी, केरल, चंद्रप्रिय किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो नालिनी, केरल, चंद्रप्रिय ये किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए कौमुदी, ऑप्शन बी सौदामिनी, ऑप्शन सी कुमुदनी, ऑप्शन डी कुमुदकली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है,
जो कुमुदनी है वो नलिनी, केरव और चंद्रप्रिया के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें कह रहा है शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ या युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा, जब तब, कब तब, जब कब, कब जब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यदा कदा, यदा मतलब जब और कदा मतलब कब। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। यदा कदा का जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका जब कब। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि नियत और नियत, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। इरादा, भाग्य, इरादा, निश्चित, इरादा, निश्चित इरादा या भाग्य निश्चित। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नियत और नियत का मतलब होता है निश्चित और आपका इरादा। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर दिया है और इसमें क्या है, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आलोचकों, ऑप्शन बी अनुरूप, ऑप्शन सी रचना, ऑप्शन डी दिया है आपका परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन बी है अनुरूप। ठीक है, अनुरूप, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, अनुरूप। तो इसमें जो उस शब्द का चयन करना है जो भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर दिया है और 7 आपकी स्क्रीन पर दिया और कह रहा है कि अब आप चले जा सकते हैं, अब आप चल सकते हैं। वाक्य में कौन सी वृत्ति है। ऑप्शन ए सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्यता सूचक या इच्छार्थक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सामर्थ्य सूचक इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हां, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हां ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड से, एक्सक्लूसिव वर्ब से, इनफाइनेटिव वर्ब से या फाइनाइट वर्ब से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सक्लूसिव वर्ब जो होती हैं अगर हमें हाँ या ना में उत्तर दिया जाना है तो उसका अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं हम एक्सक्लूसिव वर्ब। और एक्सक्लूसिव वर्ब जो होती हैं वो होती हैं आपकी इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज। ठीक है, वर, डू, डज, डिड, विल, सेल और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एक्सक्लूसिव वर्ब होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर दिया है और ये कह रहा
हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है हम की देश की सेवा करना। उपयुक्त वाक्य में सही अनुवाद का चयन करना है। ऑप्शन ए, आवर ड्यूटी इज टू सर्व आवर कंट्री, सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, आवर foremost duty is to serve the country, our foremost duty is to serving the country। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, our foremost duty is to serve the country, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। Our foremost duty is to serve the country। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसमें कह रहा है कि a vlogger mind is who would like to command इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। दिए गए विकल्पों में उपरोक्त वाक्य का सही हिंदी में अनुवाद चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया, एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहना या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। और ऑप्शन सी दिया आपका, एक दुष्ट व्यक्ति प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देना पसंद करता है। और ऑप्शन डी दिया, एक शरारती व्यक्ति प्रार्थना की अपेक्षा आदेश देने की सोचता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। A vlogger mind is one who would like to command instead of asking or requesting। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आए होंगे और इन्होंने आपका जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सभी को मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका हर संभव रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।